हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक क्लास। वो क्लास कौन सी है? जो हमारे जनरल एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चल रहे थे, उसकी क्लास हमारी 14 क्लास है, 14 क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं आज कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको डेली कब मिलती है? 4 बजे शाम को मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो देखो, कोई भी स्टूडेंट हो जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हो, सबके लिए क्या है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है कि जो बैंक वाले कर रहे हैं उनके लिए भर है, जो दूसरे सीजीआर एयू की कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो उनके लिए नहीं नहीं नहीं। कोई किसी भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो सबके लिए क्या होने वाले हैं? ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? मल्टी जर्म सीड इज फाउंड इन विच वेजिटेबल क्रॉप्स। बहु अंकुरण बीज, बहु अंकुरण बीज किस, यहां मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, किस सब्जी की फसल में पाया जाता है? बहु अंकुरण बीज किस सब्जी की फसल में पाया जाता है? पहला, क्या करी लीव्स में पाया जाता है? दूसरा, क्या स्पाइनेच में पाया जाता है? तीसरा, क्या बीट रूट में पाया जाता है? चौथा, क्या ऑल ऑफ दीज। देखो, करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ता, स्पाइनेच मतलब पालक, अब बीट रूट मतलब चुकंदर। अब आप बताओ, जो बहु अंकुरण जर्मिनेशन है, बहु अंकुरण है, बहु अंकुरण बीज है, वह सब्जी की किस फसल में देखने को मिलता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं मल्टी जर्म सीड की, कि मल्टी जर्म सीड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कोई सीड है, ठीक है, जैसे कोई सीड है या बेल है या उसका क्या है, गांठ है। ठीक है, कोई गांठ है या बेल है, जब उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीड उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जब उसके अंदर बहुत सारे सीड उपस्थित होते हैं, जब हम उसकी क्या कर देते हैं, बोआई कर देते हैं, तो सोइंग के बाद उससे बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी जर्म सीड कहते हैं। समझ में आया क्या होता है? मल्टी जर्म सीड वह सीड होते हैं जिसमें किसी एक बेल या एक गांठ के अंदर बहुत सारे सीड उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो सीड दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे सीड उपस्थित होते हैं। जब इस बेल या गांठ की सोइंग करते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे प्लांट जर्मिनेट होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टी जर्म सीड कहते हैं, बहु अंकुरण बीज कहते हैं। अब बात करते हैं अपने एग्जांपल्स की। तो जो करी लीव्स है या स्पाइनेज पालक है या बीट रूट है, चुकंदर है, तो जो हमारा मल्टी जर्म सीड है वह सभी में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है? देखो, हम क्या है कि बज पोलिनेशंस इज फॉलोड इन विच वेजिटेबल क्रॉप्स। बज परागण, यहां पे सही कर लेना इसको। बज परागण सब्जी की किस फसल में? थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। ठीक है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग अलग है और इंग्लिश की टाइपिंग अलग है। मेरे से इतनी ज्यादा हिंदी की टाइपिंग नहीं बनती है। ठीक है, तो उसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो जो बज परागण है, सब्जी की किस फसल में किया जाता है? जो बज परागण है, वह सब्जी की किस फसल में किया जाता है?
ठीक है, क्या पोटैटो में किया जाता है, क्या कैरेट गाजर में किया जाता है, या गार्लिक लहसुन में किया जाता है, या टोमेटो टमाटर में किया जाता है। जो बज पोलिनेशन है हमारा, वह वेजिटेबल की किस क्रॉप में किया जाता है, क्या पोटैटो आलू में किया जाता है, या कैरेट गाजर में किया जाता है, या गार्लिक लहसुन में किया जाता है, या टोमेटो टमाटर में किया जाता है। टोमेटो कर लेना यहाँ पे, ठीक है। टोमेटो टोमेटो या टमाटर में किया जाता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बज पोलिनेशंस, क्योंकि हमने सेल्फ पोलिनेशंस, क्रॉस पोलिनेशंस तो पढ़ा है, लेकिन बज पोलिनेशंस पता ही नहीं है कि बज पोलिनेशंस होता क्या है। तो देखो बज पोलिनेशंस में क्या है, क्योंकि किसी भी क्रॉप में हो तो अधिकांशतः जो पोलिनेशंस का काम करती है, वेक्टर का काम करती है, वो हनी भी करती हैं। एंटोमोफिलस होता है, ठीक है। इंसेक्ट के द्वारा यदि पोलिनेशन होता है तो उसे एंटोमोफिलस कहते हैं। तो अधिकांशतः हनी बी के द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक सोलेटरी बी काम करती है। क्या करती है, एक सोलेटरी बी होती है जो किसी पुष्प के एंथर में, किसी पुष्प के एंथर में क्या करती है, एंथर को पकड़कर उड़ती है। क्या करती है, जो सोलेटरी बी है वो क्या करती है, किसी पुष्प के एंथर को पकड़कर क्या करती है, उड़ने लगती है। जब उड़ती है तो उसके पंखों के कारण क्या होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है। जिस वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, उस फसल में पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, बज पोलिनेशंस कहते हैं। बज पोलिनेशंस क्या होता है, जब हमारी सोलेटरी बी क्या करती है, एंथर को पकड़ती है। एंथर को पकड़ने के बाद वह उड़ती है, तो पंखों में उड़ने के कारण, पंखों के कारण वाइब्रेट उत्पन्न होता है। वाइब्रेट होने के कारण क्या हो जाता है, उस फसल में पोलिनेशन क्रिया हो जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बज पोलिनेशंस कहते हैं। तो ये बज पोलिनेशंस हो गया। तो बज पोलिनेशंस का ऐसा कौन सा वेजिटेबल्स है जो इसका एग्जांपल्स है, तो जो हमारा टोमेटो है, क्या है, जो हमारा टोमेटो है इसका राइट आंसर है। जो बज पोलिनेशंस होता है वो टोमेटो में होता है। क्यों, क्योंकि जब हम टोमेटो को पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लगाते हैं तो क्या होता है कि एक साथ पोलिनेशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बज पोलिनेशंस करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है, देखो देखो जो भी क्वेश्चंस लाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और यह किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए या आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इनको देखता है तो इनको एक कॉपी में नोट करते हुए चले, ताकि अभी अभी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसको क्या कर सके, एक बार इनको देखकर जरूर जाएं। ठीक है, और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल में जाके, ठीक है, नहीं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं, किसकी, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू की, उसको ऐड कर देते हैं। उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है, हाई टीएसएस कंटेंट इन विच वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की किस वेराइटी में हाईएस्ट अधिक मात्रा में टीएसएस देखने को मिलता है, टोटल सोलूबल सॉलिड। जो कुल कुल विलय क्या होता है, टोटल सोलूबल सॉलिड, कुल ठोस विलय जो होते हैं उसको क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो है क्या है, मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कुल विलय ठोस देखने को मिलते हैं या टीएसएस देखने को मिलता है। बात करते हैं, पहला क्या साहिब पसंद है, दूसरा क्या जयवेरी है, तीसरा क्या साई सुगंधा है, क्या रोमानी है। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो रोमानी की बात करते हैं तो रोमानी में क्या होता है, सबसे कम बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। रोमानी वैरायटी जो मैंगो की है, देखो ये चारों जो वैरायटी दी हुई है मैंगो की ही वैरायटी है। क्या है, मैंगो की ही वैरायटी है। ठीक है,
तो जो हमारी रोमानी है, रोमानी वैरायटी है मैंगो की, इसमें सबसे कम बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। कितने? 0.74%। नोट करके लिख लेना कि जो रोमानी वैरायटी है उसमें सबसे कम बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। कितने? 0.74%। ठीक है। अब बात करते हैं साई सुगंधा की। तो साई सुगंधा एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक, क्या? सबसे अधिक बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। साई सुगंधा एक कैसी वैरायटी है मैंगो की? एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। कितने? 75.6% देखने को मिलते हैं। कितने? 75.6% देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं साहिब पसंद की। तो साहिब पसंद मैंगो की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में टीएसएस, टोटल सोलूबल सॉलिड देखने को मिलता है। कितना परसेंट? 27%। कितने परसेंट देखने को मिलता है? 27% देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। अब जावेरी की बात कर लेते हैं। तो जावेरी एक ऐसी मैंगो की ऐसी वैरायटी है जिसमें कितना? दूसरे नंबर पे टीएसएस देखने को मिलता है। कितने परसेंट देखने को मिलता है? 24 से 25%। 24 से 25% क्या देखने को मिलता है? टीएसएस देखने को मिलता है। दूसरे नंबर की ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे अधिक टीएसएस देखने को मिलता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि मैंगो में सबसे अधिक टीएसएस, टोटल सोलूबल सॉलिड, किसमें देखने को मिलता है? तो साहिब पसंद में देखने को मिलता है। कितना मिलता है? 27% मिलता है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो जैवेरी है, उसमें कितना देखने को मिलता है? 24 से 25% देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भी देखो बीच में पॉइंट बताता हूं उनको जरूर नोट कर लिया करो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे आपका। विच वन इज एग्जॉस्टिव क्रॉप्स? सर्वग्राही फसल कौन सी है? क्या पल्स क्रॉप है? दूसरा, क्या स्पाइसेस क्रॉप है? क्या सीरियल क्रॉप है? या ऑल ऑफ दीज? अब बताओ कि सर्वग्राही या एग्जॉस्टिव क्रॉप का एग्जांपल्स क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है? क्या पल्स क्रॉप है? क्या स्पाइसेस क्रॉप है? या सीरियल क्रॉप है? या ऑल ऑफ दीज सभी है? पहले हम बात कर लेते हैं सर्वाग्राही फसल की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वाग्राही या एग्जॉस्टिव क्रॉप। ठीक है, एग्जॉस्टिव क्रॉप। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप को, सर्वग्राही फसल को थकाने वाली फसल कहते हैं। मतलब समझो, थकाने वाली क्या सर? मतलब सॉइल में टीलेज करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, बहुत गहरी जुताई कर देंगे, हैरो चलाएंगे, प्लाऊ चलाएंगे तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी? थक जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो, तो थकाने वाली क्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जो सॉइल से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट लेती हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करती हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप या सर्वग्राही क्रॉप कहते हैं। समझ में आया? एक बार और देखो, सर्वग्राही फसल कौन सी फसलें होती हैं या एग्जॉस्टिव क्रॉप कौन सी होती हैं? ऐसी फसलें जो सॉइल से, भूमि से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्वेशंस करती हैं, अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करती हैं, अधिक मात्रा में लेती हैं, ग्रहण करती हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। अर्थात ये न्यूट्रिएंट ले लेके सॉइल को क्या कर देती हैं? थका देती हैं। तो वह कौन सी क्रॉप है? क्या पल्स क्रॉप है, स्पाइसेस क्रॉप है, या सीरियल क्रॉप है? तो देखो, पल्स क्रॉप की बात करें तो पल्स क्रॉप क्या होती हैं? रिस्टोरेटिव क्रॉप होती हैं। क्या होती हैं? क्रॉप्स या कवर क्रॉप होती हैं। ठीक।
यह क्या होती हैं? जो पल्स क्रॉप होती हैं हमारी, रेस्टोरेटिव क्रॉप या कवर क्रॉप्स होती हैं। अब रेस्टोरेटिव क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो क्या करती हैं? पोषक तत्वों को सॉइल में फिक्स करती हैं, अर्थात सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? सॉइल को कवर करे रहती हैं, जिससे क्या होता है? सॉइल इरोजन नहीं होता है, अर्थात या कम होता है। तो यह तो क्या है? यह तो हमारी रेस्टोरेटिव क्रॉप्स या कवर क्रॉप्स हैं, तो यह तो इसका एग्जाम्पल्स होगा ही नहीं। अब बात करते हैं स्पाइसेस क्रॉप की। स्पाइसेस क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो सॉइल से सबसे कम न्यूट्रिएंट लेने वाली क्रॉप्स होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी फसलें, स्पाइसेस क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो हमारी मृदा से, भूमि से सबसे कम पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसलें होती हैं। तो यह भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर है हमारा सी। देखो ऑल ऑफ दीज तो होने वाला नहीं है, जब दो कट गए हैं तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं। जो सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स ऐसी फसलें होती हैं जो सॉइल से सबसे अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, जिससे क्या हो जाता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करें अगले क्वेश्चंस की, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द, जो नबार्ड है वह कब एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, तो देखो ईयर तो सबको याद रहता है, मैं ईयर को छोड़ के उसको कुछ टर्म लेके आया हूं। ठीक है, कि कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, या फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द, जो नबार्ड है वह हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? अब आप मुझे बताओ कि नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो सन बता दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब आप कहोगे सर कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब आप कहोगे सर कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। तो हमें तो ऑब्जेक्ट देखना है ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या फोर्थ 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ था? इसको सही कर लेना, प्लान कर लेना। अरे कॉपीराइट, प्लान कर लेना। ठीक है, प्लान। ठीक है, तो क्या फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, या सिक्स 5 ईयर प्लान में हुआ था, या एट 5 ईयर प्लान में हुआ था? जो नाबार्ड है उस वह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो जो नाबार्ड है हमारा वह 6 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण गैस है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कौन सी है? क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस? क्या CO2 है,
या मीथेन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या नाइट्रस ऑक्साइड है? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जो ग्रीन हाउस होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? क्या मीथेन पाई जाती है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाया जाता है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है? बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस में कितने परसेंट देखने को मिलती है? 60% देखने को मिलती है। ठीक है। जो मीथेन है वह कितने परसेंट देखने को मिलती है? 20% देखने को मिलती है। ठीक है। जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह कितने परसेंट देखने को मिलती है? तो 14%, 14% देखने को मिलती है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है, यह कितने परसेंट देखने को मिलती है? तो 6% देखने को मिलती है। अर्थात इनकी इतनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है। सबसे बड़ा भाग किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरे नंबर पे मीथेन का, तीसरे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का और चौथे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है। तो आप अब देखने से बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या मुझे एक क्वेश्चन कमेंट में आंसर करके बताना, जो जो क्या है कि एग्रीकल्चर गैसेस के रूप में जाना जाता है? ऐसी कौन सी गैस है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से ले लो। ठीक है। ऐसी कौन सी गैस है जिसे एग्रीकल्चर गैस के रूप में जाना जाता है? यह कमेंट में जरूर बताना। नहीं बताना तो देखो, जो हमारी एग्रीकल्चर गैसेस है, कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस की गैस है जिसे एग्रीकल्चर गैसेस के रूप में जाना जाता है? तो जो मीथेन है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर गैसेस के रूप से, एग्रीकल्चर गैस के रूप से नाम से जानते हैं। किस नाम से? एग्रीकल्चर गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कौन सी? मीथेन। मीथेन कहां से बनती है? अधिकतर पैडी की फील्ड से निकलती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा, क्या था राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ए बता दिया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉटन क्रॉप इज, कॉटन है, क्या है? देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए हैं। पहला, क्या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है? क्या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है? क्या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है? या ऑल ऑफ दीज, सभी है? ठीक है। तो आपको भी पता है कि कोई भी फसलों में सभी पोलिनेशंस देखने को नहीं मिल सकते, तो यह तो इसका राइट आंसर होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं तीन की। तो क्या कॉटन जो कपास है, ठीक है, गोसिपियम स्पीसीज है, उसमें वो है कैसी होती है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है, स्वर परागित फसल होती है, या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स पर परागित फसल होती है, या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स या बहुधा पर परागित फसल होती है? तो बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड की। ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती क्या हैं? ऐसी फसलें जिसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया, ऐसी क्रॉप्स जिसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 90 से 95% होती है। तथा क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया, क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 5% होती है। ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की। तो ऐसी क्रॉप्स जिसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया, ऐसी क्रॉप्स जिसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया 90 से 95% तथा सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 5% होती है। ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते
है। अब बात करते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी क्रॉप जिसमें क्रॉस पोलिनेशन क्रिया जिसमें क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 5 से 30% या कभी-कभी 50% तक हो जाती है। ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। देखो, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी फसलें जिसमें सेल्फ पोलिनेशन 90 से 95% होता है तथा क्रॉस पोलिनेशन 5% होता है, उसे हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की। ऐसी फसलें जिसमें क्रॉस पोलिनेशंस 90 से 95% होता है तथा सेल्फ पोलिनेशंस 5% होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की। ऐसी फसलें जिसमें क्रॉस पोलिनेशंस 5 से 30% या कभी-कभी अधिकतम 50% तक देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। जो कॉटन है वो क्या हमारा सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है? तो जो कॉटन है हमारा ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है। एक जूट भी लिख लेना। जूट में भी क्या होता है? यह भी एक रेशे वाली क्रॉप है। ठीक है, फाइबर वाली क्रॉप है। तो इसमें भी कौन सा पोलिनेशन देखने को मिलता है? इसमें भी ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है। क्या होती है? यह भी क्या होती है? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये दो क्लास है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है, ताकि वो जो दोस्त है तुम्हारा वो भी देख ले, उसका भी क्या हो जाए? भला हो जाए, कहीं सिलेक्शन पा ले, अच्छी जॉब में लग जाए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।